हेलो एंड वेलकम टू उन्नति एजुकेशंस। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर BCOE 142 पेपर कोड है। ठीक है, ये कौन सा पेपर है? आपका जून 2025 का पेपर है। ठीक है ना, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। डिफाइंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द रोल्स परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, पूरा डिटेल में आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वीडियो पॉज करके आराम से स्टडी कर सकते हैं। और किस तरीके से आंसर लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, क्या तरीका रहेगा आपका एग्जाम में आंसर्स लिखने का, वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इमर्ज्ड एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीव इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट रेंज। मैनेजर नीड मोर देन जस्ट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर कंट्रोल एंड प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक मतलब ही क्या है कि अकाउंटिंग में मैनेजमेंट लेके आना और सही तरीके से उसको कंट्रोल करना। ठीक है, किस पे फोकस करता है? क्वांटिफाइंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग एक्टिविटीज सो दैट देयर इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इवैल्यूएटेड। ठीक है ना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट अर्निंग, राइट। मीनिंग क्या है इसका? रेफर्स टू प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन वे दैट हेल्प मैनेजर इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट प्रिपेयर प्लान्स एंड पॉलिसीज। आगे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड टेक्निक्स सच एज बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड वेरियस एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग मैनेजमेंट पॉलिसीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद रोल्स परफॉर्म बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेजरिंग परफॉर्मेंस, असेसिंग रिस्क, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द ऑपरेशंस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन। देखो जनरल मतलब तो समझ आता है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए मैटर चाहिए ना, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। डिस्कस इन डिटेल द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन इज यूज्ड एज अ सिस्टमैटिक टूल टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी बाय लोअरिंग द कॉस्ट पर यूनिट। हमें अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट कम करना है ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इट गोज बियॉन्ड द रूटीन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस एंड सीक्स परमानेंट सेविंग बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज। द सेंट्रल आइडिया इज दैट कॉस्ट शुड बी रिड्यूस विदाउट इंपेयरिंग क्वालिटी। अब कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी है, क्वालिटी और एफिशिएंसी भी आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। Meaning of cost reduction: it is a real and permanent reduction. Maximize the profit. Quality and efficiency are not adversely affected. Continuous process और per unit cost पे हम फोकस करते हैं कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कैश फ्लो बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बढ़ते हैं, परमानेंट होता है नेचर में, डज नॉट इंपेयर प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है जी। लिमिटेशन: रेजिस्ट द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स। This should be continuous and many firms it run on an ad hoc basis, reducing ineffectiveness. It cannot be applied in all the cases. It requires considerable research and analysis. Cost reduction must be carefully planned and organized. ठीक है, आराम से आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं डिटेल में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बजट के बारे में, कैसे बनाया जाता है और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। कैश बजट क्या है? देखो नाम से पता लग रहा है, हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं इसमें। ठीक है ना, ओवर अ फ्यूचर पीरियड। बाय फोरकास्टिंग द कैश पोजीशंस, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इंश्योर दैट बिजनेस नाइदर फेसेस शॉर्टेज ऑफ कैश नॉर होल्ड एक्सेसिव आइडल बैलेंसेस। मीनिंग क्या है कैश बजट का? समरी स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। इट शोज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ वेरियस टाइम इंटरवल्स। ठीक, कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, फिर जो भी आपके पास एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट्स है वो रिकॉर्ड होंगी, फिर एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स, और हर एक पीरियड के लिए टोटल कैश रिसिप्ट्स को ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस में और टोटल कैश पेमेंट को माइनस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तीन मेन मेथड क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड एंड बैलेंस शीट मेथड। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस: determining the future cash needs, planning the financing of these needs, exercising control over cash and liquidity. The overall objective is enable the firm to meet all commitments in the time. ठीक है बेटा, ये मैं सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको डिटेल स्टडी की जरूरत है और सिर्फ पेपर रीड करने से आपका काम नहीं चल रहा, तो आप जल्दी से हमारे दिए गए नंबर पर टीम को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। अगर आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, डाउट सॉल्विंग चाहिए या पेपर आपको डिटेल में हमारे साथ सॉल्व करने हैं, एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। सबसे पहले डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या होता है? डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग इज अ मार्केट ओरिएंटेड मेथड ऑफ प्राइसिंग वेयर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। नाम से पता लग रहा है आप डिफरेंट प्राइसेस पे बेचते हो डिफरेंट बायर्स को, और या फिर डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है ना। मेन पॉइंट क्या है? मार्केट ओरिएंटेड मेथड है, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग होती है और टाइम प्राइसिंग होती है। आगे देखते हैं। इसी के अंदर बी पार्ट है हमारा शॉर्ट नोट के लिए,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अ ग्राफिकल कंसेप्ट। इट इज द एंगल फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर टोटल सेल्स रेवेन्यू लाइन इंटरसेक्ट द टोटल कॉस्ट लाइन, जहां पर हमारी टोटल सेल्स रेवेन्यू की लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को कट करती है। मेन पॉइंट क्या है? लोकेशन, जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट है, टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल्स लाइन क्रॉस करती है। द एंगल बिटवीन देम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। Slope difference, it refers the difference in a slope between sales revenue line and total cost line, that is difference between contribution rate and cost behavior. प्रॉफिट रिस्पॉन्सिवनेस, हाई एंगल एंड लो एंगल। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन अप्रोच दैट ट्रीट्स ह्यूमन रिसोर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशनल असेट, अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, मेजर एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इट सप्लीमेंट्स ट्रेडिशनल अकाउंटिंग विच मेनली रिकॉर्ड फिजिकल एंड फाइनेंशियल असेट्स। मेन कंसेप्ट क्या है? मेन पॉइंट आपके यहाँ पर, एचआरए इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। रिकॉग्निशन ऑफ पीपल एज असेट, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मास्टर बजट। नाम से पता लग रहा है एक ओवरऑल समरी बजट है जिसमें हम सारी चीजें डाल देते हैं। इट कंबाइंस एंड इंटीग्रेट्स ऑल इंडिविजुअल फंक्शनल बजट्स एंड प्रेजेंट्स द कंप्लीट बजट प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सेल्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट, कैश एंड की फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मेन पॉइंट्स क्या है इसका? समरी बजट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल बजट्स विच इज फाइनली अप्रूव्ड, एडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड। कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर बजट्स का, टाइम पीरियड, कंटेंट और कोऑर्डिनेशन रोल। ये मेन पॉइंट होते हैं हमारे बजट में। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से पता लग रहा है कॉस्ट की अकाउंटिंग। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट सपोर्ट्स मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। गोइंग बियॉन्ड द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, फोकस ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेन पॉइंट क्या है इसकी? तो डेफिनेशन है कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग में इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी रेशियो। अंडर बजटरी कंट्रोल, certain control ratios are used to compare the actual performance with budgeted performance. Capacity ratio is one such ratio which evaluates how far the budgeted working hours have been actually utilized during the period. Actual में कितने हमने budgeted working hours use करे हैं। ठीक है, तो उससे क्या पता लगता है? कैपेसिटी रेशियो। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरप्रिटेशन इसका रिलेशन टू द अदर रेशियोज, मैनेजरियल यूज और कंट्रोल फोकस। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी में आ गए। व्हाट आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ आर दे यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर्पसेस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? आर दी फॉर्मल रिपोर्ट्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो ईयर एंड में बनाई जाती है, जिसमें पूरा बताया जाता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर आपके फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, क्या क्या आपने लोन्स लिए एंड एटसेट्रा एंड एवरीथिंग। दे आर प्रिपेयर्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म्स अंडर द कंपनीज एक्ट एंड रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो बैलेंस शीट्स आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनुअल या स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स। ठीक, नेक्स्ट है यूजफुलनेस क्या होती है इनकी? असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता लगती है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, क्रेडिट डिसीजंस ऑफ लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स, मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी डिसीजंस, फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब पता लगता है हमें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो आर इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल्स यूज्ड टू असेस अ फर्म्स फाइनेंशियल हेल्थ. Together, these ratio helps in understanding both the long-term financial risk of a business and its ability to control day-to-day operation expenses, making them essential indicators for managerial decision making. Capital gearing ratio is फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इक्विटी कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लसेस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज. इक्विटी कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस रिप्रेजेंट द ओनर्स फंड. फिक्स्ड टर्म रिटर्न्स फंड्स में क्या आता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन्स स्लैश डिबेंचर्स कैरिंग फिक्स्ड डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट. ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो के मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. डेफिनेशन फॉर्मूला आपके सामने, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. कंक्लूजन में कैपिटल गियरिंग रेशियो हाईलाइट्स द बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स रिटर्न फंड्स. ठीक है ना, ये इनका रिलेशनशिप बताता है. आगे बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग. असल में बजटिंग है क्या और किस लिए बनाई जाती है? Budgeting and budgetary control are the key tools of profit planning and control. Budgeting involves pre-estimation of the cost, revenues and profit. Budget के नाम से पता होता है कि हम पहले से इवेल्युएट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हमारा कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या होने वाला है. ठीक है, फॉर अ फ्यूचर पीरियड एंड यूजिंग दीज एस्टिमेट्स एज स्टैंडर्ड टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस. बजट आर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज. डेफिनेशन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स, बजट एज क्वांटिफाइड प्लान, formal definition of budgeting and budgeting a dual function process, forward looking and coordinating tool. बेटा फिर से बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आराम आराम से पढ़ेंगे, नोट करेंगे और याद करेंगे. ठीक है, कोई भी अगर आपको लगता है इसके बाद भी डाउट है तो हमारी टीम को कांटेक्ट करो, आपको डिटेल क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशंस, डिटेल डाउट सेशंस आपको मिलेंगे. ठीक है, जल्दी से हमारी टीम को कांटेक्ट करो, टाइम वेस्ट करे बिना.
डेफिनेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, स्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, उसके बाद कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन होता है एक्चुअल और बजटेड का, तभी हमें पता लगता है कि क्या डिफरेंसेस है बिजनेस में। एक आईसीएमए के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट एंड कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजटेड रिजल्ट्स। सिस्टम एंड टेक्निक कंट्रोल, टेक्निक ऑफ कंट्रोल बताता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन एंड वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस मतलब वही जो हम स्टैंडर्ड से और एक्चुअल्स को कंपेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कंट्रोल कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑब्वियसली, एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन अमंग फंक्शंस, और फिर मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेविएशन, एंश्योर एक्शन इन लाइन विद द टारगेट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग इज द डेटा रिलेटेड संजय लिमिटेड, सेल्स प्रॉफिट ईयर दिया हुआ है, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ड्यूरिंग 2 ईयर्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बेटा फॉर्मुला पता होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मुला पता है तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। पीवी रेशियो में हम क्या करते हैं, फॉर्मुला जो क्योंकि डेटा जिस तरीके से दिया हुआ है तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, डायरेक्ट फॉर्मुला है। दोनों चीजें हमारे पास क्वेश्चन में है, दोनों का हम चेंज लेंगे और इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, सो पीवी रेशियो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट ने पूछा था हमारे से फिक्स्ड कॉस्ट, तो पीवी रेशियो का ही एक फॉर्मुला हम यूज करते हैं, ये वाला। एक्चुअल में पीवी रेशियो का फॉर्मुला क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 है। कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लिखते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसको हमने चेंज कर दिया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनटू सेल्स में। तो यहां से हमारे पास पीवी रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले पार्ट में, वो पुट कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी है, प्रॉफिट हमारे पास है, सेल्स हमारे पास है ना, तो सीधा हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट ड्यूरिंग द 2 ईयर्स। अब अगर कंट्रीब्यूशन है या सेल्स है तो वेरिएबल कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, ये फॉर्मुलाज अगर आपको डिटेल में डिस्कस करने हैं, अगर आपको लगता है आपको कोई वीकनेस है इन चैप्टर्स में, आपको नहीं आते तो हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, डिटेल में हम आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और डिटेल क्लासेस प्रोवाइड होंगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 4000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए ये हमारा फॉर्मुला होता है, एक फॉर्मुला मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, फॉर्मुला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो हमें पीवी रेशियो हमारे पास है, इसके अंदर प्रॉफिट हमें निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमारे पास है, तो प्रॉफिट निकालना है तो ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर प्रॉफिट दिया हुआ और ये दोनों दिए हुए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं इससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि फ्यूचर में होने वाली कॉस्ट हमारी किस बेसिस पर लगेगी। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में क्या होता है कि हमें कंपेयर करना होता है बाद में कि जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट लगी है या उससे ज्यादा लगी है या कम लगी है। ठीक है ना, तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है कॉस्ट मैनेजमेंट की, जो कि डिटरमाइन करती है एडवांस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड आर यूज्ड टू यार्डस्टिक एज अ मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? टेक्निक ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट, वेरिएंस आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट फाइंडिंग एंड कंट्रोल, टूल्स फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बट अगर आप इस फॉर्मेट में अपने आंसर्स प्रेजेंट करोगे, यही वाले पॉइंट्स लिखोगे याद करके, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, डेवलपिंग कॉस्ट कॉन्शियसनेस, फिक्सिंग प्राइस एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एड टू मैनेजमेंट प्लानिंग। सेकंड पार्ट में देखेंगे न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड्स में दिए हुए मटेरियल एक्स और वाई का, फिर हमें स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है 80% ऑफ द इनपुट दैट इज 80 यूनिट, प्रोसेस लॉस दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा गया हमारे से इसके अंदर हमें मटेरियल वेरिएंसेस निकालने सारे जितने भी मटेरियल वेरिएंस होते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए। पहले हम अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, एक्चुअल डेटा और स्टैंडर्ड डेटा दोनों हमारे पास है, तो देखो हम वेरिएंसेस निकालना जब शुरू करेंगे तो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट रिलेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है, क्योंकि इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड इनपुट पर यूनिट आ जाएगी। स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ एक्चुअल आउटपुट इज 77 यूनिट्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई हमारे पास कि भाई आउटपुट का मतलब है फिनिश प्रोडक्ट, और जब हम क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड मिक्स है ये 60% 40%, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स है हमारे पास इतना परसेंट हमने अकॉर्डिंगली निकाल लिया। स्टैंडर्ड प्राइसेस आ गए, ये हम क्या निकाल रहे हैं, जो हमारे फॉर्मुला में यूज होनी है टर्म्स वो सारी निकालते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मुला अगर आपको समझना है, अगर आपको लग रहा है इसकी डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है आपको, तो हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे, सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स प्लस थ्योरी चैप्टर्स की आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसे ही हमने एक्चुअल डेटा भी क्वेश्चन से अलग कर लिया, अब हमें सिर्फ फॉर्मुलाज लगाने और फॉर्मुला आपको आने चाहिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट से हमारे पास क्या आ जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक, फॉर्मुला लगा दिया, निकाल दिया। नेक्स्ट प्राइस वेरिएंस है, उसके लिए ये फॉर्मुला है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन में है, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसमें आराम से। ठीक है ना, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, टोटल मटेरियल वेरिएंस के लिए हम दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर्स का ध्यान रखना है। यूजेज वेरिएंस के लिए फॉर्मुला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और ये भी हम दोनों मटेरियल्स का निकाल के आपस में प्लस कर देंगे। फिर मिक्स वेरिएंस में हमारे पास फॉर्मुला होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होती है हमें, और फॉर्मुला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमें वैल्यूज मिली है इनका 60% और 40% ले लेंगे अलग अलग, तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दोनों मटेरियल्स का निकाल के अलग अलग प्लस कर देंगे। यील्ड वेरिएंस में हमारे पास स्टैंडर्ड यील्ड है और एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए, फॉर्मुला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो दिस इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 7 फिर से थ्योरी। अंडर व्हाट कंडीशन द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द फुल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग विल गिव सिमिलर रिजल्ट्स। कौन सी कंडीशन में ये जो सारी तीन स्टेटमेंट्स हैं, दोनों तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये सेम रिजल्ट देगी? तो अंडर फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल प्रोडक्ट्स आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड फिक्स ओवरहेड्स आर चार्ज टू द फुल टू द पीरियड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी कि हम जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो वहां पर हम फिक्स कॉस्ट को अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं करते, उसको बाद में ऐड किया जाता है। कंडीशंस क्या है? अगर सारी कॉस्ट वेरिएबल हो तो फिक्स की बात ही नहीं रहेगी, है ना। कोई ओपनिंग है क्लोजिंग स्टॉक नहीं है बिजनेस का, तो भी दोनों से सेम आंसर आएगा। या कांस्टेंट प्रोडक्शन एंड सेल्स विद कांस्टेंट स्टॉक, आप सेम कांस्टेंट वैल्यू से ही चल रहे हो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। यूनिफॉर्म फिक्स कॉस्ट रेट है विदाउट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, क्वेश्चन में कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, फिक्स चल रही है कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट, तो भी कोई दोनों आंसर्स में चेंज नहीं आएगा। स्टेबल सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, बैलेंस शीट क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट, लायबिलिटीज और ओनर्स की इक्विटी। ओनर्स की इक्विटी पता लगती है, फाइनेंशियल पोजीशन और वेल्थ पता लगती है। ये एक स्टेटमेंट होती है, कोई अकाउंट नहीं होता, है ना। सोर्सेज एंड एप्लीकेशन कहां से होती है? शोर शेयर होल्डर्स फंड और लोन फंड्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, नेट करंट एसेट्स, स्पेसिफिक डेट के हिसाब से होती है। इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने के लिए काम आती है, डिसीजन लेने के लिए, या टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। वीडियो पॉज करके आराम से डिटेल आंसर पढ़ सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनती है, इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है, और इनकम्प्लीट प्राइसेस ऑफ द वैल्यूज, पूरी वैल्यूज नहीं होती। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द चॉइस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर टाइप, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट अफेक्ट बजटिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। Responsibility accounting designs the accounting system according to organizational unit called responsibility centers. In ascending order of the autonomy, these are the cost centers, revenue centers, profit centers, and investment centers. These type of center chosen from sector determines content of its budget, measured use in performance report. तो अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, और सब में हम अपने कॉस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और प्रॉफिट सेंटर, ठीक है ना। इफेक्ट क्या है इसका? परफॉर्मेंस, बजटिंग और कंट्रोल का। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड बजट कंटेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज कंट्रोलेबल, उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट फॉर सेंटर्स, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है जी। बी पार्ट में स्टेप्स फॉर टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग इज अ मॉडर्न कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड मेनली इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। It starts from market determined selling price and desired profit and works backward to arrive at target cost. Target cost पे हम रिवर्स कैलकुलेशन करके जाते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई दी कस्टमर नीड, स्टेप्स पढ़ रहे हैं, कस्टमर नीड और मार्केट प्राइस आइडेंटिफाई करो, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, फंक्शनल एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस टू मीट टारगेट कॉस्ट। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम, कॉन्टिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन एंड रिव्यू, ठीक है। तो ये था बेटा जून 2025 का पेपर। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आराम आराम से पढ़ा है इसको। अभी भी आपको अगर रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट है या पिछले और पेपर्स आपको डिस्कस करने डिटेल में हमारे साथ, तो जल्दी से हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो और हमारी टीम से डाउट सॉल्विंग और सारे सेशंस का बेनिफिट लो, ठीक है। अच्छा स्कोर करना है, कम टाइम बचा है तो सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।